बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकलने लगा। आरोपी ने दोनों हाथों से गला घोंटकर पीड़िता की जान ले ली। मृतका के शरीर पर 14 से ज़्यादा चोट के निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के सिर, गाल, ओंठ, नाक, दाहिना जबड़ा, ढोड़ी, गर्दन, बायां हाथ, बायां कंधा, बायां घुटना, टखना और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। भारत के कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी घटना सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की, जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाली जगह पर महिला डॉक्टर का रेप एंड मर्डर होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिला दिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोंटकर की गई थी, इतनी ताकत से कि उसका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया था। इस हत्या के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की थी। इसका सबूत उसके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ मर्डर का मामला ही नहीं था, बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। क्या उस रात ऐसा कुछ हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस क्रूर घटना को अंजाम दिया? और अगर था तो वो आखिर कौन था? इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शान माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो यकीन मानिए आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर उस फीमेल डॉक्टर को दीप्ति नाम से रेफ़र करने वाला हूँ और यह उनका वास्तविक नाम नहीं है, सो कंफ्यूज मत होना। दीप्ति एक जूनियर डॉक्टर थी जो कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को बाकी सभी दिन की तरह दीप्ति अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मां का फ़ोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था, क्योंकि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा ही होती है। दीप्ति की मां उनसे पूछती क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो तुम्हारी ठीक है? जिसके रिप्लाई में दीप्ति बोलती है कि उसकी तबीयत एकदम ठीक है और वह बस अभी कुछ पेशेंट्स को देखने जा रही, जिसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाएगी। अपनी मां से बात करने के बाद दीप्ति पेशेंट्स को देखने के राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट्स को देखने के बाद और अपना काम खत्म करने के बाद दीप्ति को रात के करीब 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने कलीग के साथ जाकर हॉस्पिटल कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहां पर मिलकर यह सब लोग अपना खाना खाते हैं और साथ साथ थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। खाना खाते खाते और बात करते हुए रात के करीब 3 बज जाते हैं और इस वक्त दीप्ति थोड़ी थकान सी फील कर रही होती, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने लगती है। दीप्ति के आराम करते करते सुबह के 7:30 बज जाते हैं, पर तब भी वह इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि दीप्ति कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह की शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम को चेक कर रहा होता है और वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आ जाता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के बाहर आकर उसका गेट खोलता है तो उसकी आंखों के सामने एक भयानक मंजर, जिसे देखकर वो बहुत ही जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर दीप्ति की बॉडी बिना कपड़ों के पड़ी हुई है। उसके शरीर पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए यह एक ट्रॉमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर एंड वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था, वह भी हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर। दीप्ति की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उसकी कुछ हेल्प कर सके। लेकिन जब डॉक्टर उसे देखते हैं तो पता चलता है कि दीप्ति कुछ घंटों पहले ही अपना दम तोड़ चुकी थी। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल का नाम बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। रिपोर्ट से साफ साफ पता चलता है कि दीप्ति के साथ किसी ने ज़बरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की थी और जब वह इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला दबा दिया। इवन उसने बहुत बुरे तरीके से मारा भी और उसका रेप भी किया। यह सारे प्रूफ मिलने के बाद यह केस कोलकाता पुलिस को दे दिया जाता है
एंड पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर दीप्ति के कुछ नेल्स एंड ब्लड सैंपल मिलते हैं और साथ ही साथ एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी मिलता है। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर उस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर करा जाता था वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस वाले इस सीसीटीवी कैमरा में सुबह के 3 से 8 बजे के बीच की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए थे और गए थे। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों से पूछताछ के लिए बुलाते हैं कि वे लोग वहाँ पर उस टाइम पर क्या कर रहे थे और कुछ लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा या नहीं दिखा। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किसका था, क्योंकि आपको पता होगा कि एक बार अगर किसी का ब्लूटूथ डिवाइस से अपना फ़ोन पेयर करते हो तो अगली बार वह उससे इजीली ही कनेक्ट हो जाता है। और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम भी आती है, क्योंकि यह ब्लूटूथ नेक बैंड इन 6 लोगों में से एक आदमी के फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम था संजय राय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था। वह हॉस्पिटल में आने जाने वाले लोगों की हेल्प किया करता था। जैसे कि आपने बहुत सारे फेस्टिवल या अनऑथराइज पार्किंग या भीड़ भाड़ वाले एरिया में देखा होगा कि कुछ ब्लू कलर के यूनिफॉर्म पहन के ऑफिसर खड़े रहते हैं, जिनका काम होता है कि विदाउट एनी रीजन कहीं पर कोई भी क्राउड इकट्ठा ना होने पाए। तो अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय राय से और गुस्से से पेश आने लगते हैं। लेकिन संजय पुलिस वालों से किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। इस बीच पुलिस वाले संजय का फ़ोन भी चेक करते हैं, जिससे उन्हें भर भर के पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिससे उसका शक और यकीन में बदल जाता है कि संजय ही दीप्ति के मर्डर का मेन आरोपी है। इसके बाद पुलिस वाले संजय राय को और ज़्यादा डराने लगते हैं एंड फाइनली वह डर कर अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है कि उसने ही दीप्ति को मारा है और उसका रेप भी किया है। यह पता लगते ही कुछ पुलिस वाले और प्रूफ कलेक्ट करने के लिए संजय राय के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक शूज मिलता है जिसके ऊपर कुछ खून के जैसे धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और तलाशी लेने पर पुलिस वालों को संजय घर के बाहर कुछ कपड़े सूखे हुए दिखते हैं और यह वही कपड़े थे जो कि उस दिन संजय सिंह ने पहने थे, क्योंकि यह सब सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो गया था, जिससे जाहिर था कि संजय यह प्रूफ मिटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब संजय से को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया तो उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तो क्या वह यह सब इसलिए कर रहा था ताकि उसे कम सज़ा मिले, जस्ट बिकॉज वह नशे में था। बाद में जब पुलिस वाले उस शू पर लगे ब्लड सैंपल को चेक करवाते हैं तो वह दीप्ति के ब्लड सैंपल से मैच हो जाता है, जो कि एक ठोस सबूत था। इन सारी रिपोर्ट्स एंड डिटेल को एक साथ कंबाइन करके पुलिस वालों को पता चलता है कि उस रात संजय राय काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था और वह रात के 11 बजे हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय अक्सर उस हॉस्पिटल में नाइट में भी आया जाया करता था, तो उसे यहाँ की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। सारा स्टाफ उसे जानता था, तो यह इस वजह से उसे कोई रोक टोक नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि कहाँ पर कैमरा है और कहाँ पर नहीं। तो वह आराम से इस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो इसे कोई नशे की हालत में देखे। 3rd फ्लोर पर आते ही वह अपना आराम से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती तब वह सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय सिंह की नज़र दीप्ति पर पड़ती, जो कि सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी। दीप्ति को अकेला देखकर संजय की इरादे बिगड़ने लगते हैं। वह काफ़ी देर तक इस फ्लोर के चक्कर काटने लगता है, यह कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा है। जब उसे लगता है कि उसका रास्ता साफ है तो वह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और फिर वहाँ से 4:45 पर बाहर आ जाता है। इन 45 मिनट तक दीप्ति के साथ इस आदमी ने क्या क्या किया होगा, वह कितने दर्द से गुजरी होगी, यह सोचकर ही किसी का दिल सहम जाएगा। स्पेशली दीप्ति के पेरेंट्स, जिन्होंने इतनी उम्मीद से और सेक्रीफाइस करके अपनी बच्ची को डॉक्टर बनने भेजा था। दीप्ति अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं होगा। और दोस्तों, यह केस अभी क्लोज नहीं हुआ है और 23 अगस्त तक संजय राय को कस्टडी में रखा जाएगा। इस कातिल इंसान के साथ क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अधिक जानकारी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।